नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, आज से हम टेंस की क्लास शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा है पास्ट टेंस, जिसको हिंदी में हम लोग भूतकाल कहते हैं। तीसरा है फ्यूचर टेंस, जिसको हिंदी में हम लोग भविष्य काल कहते हैं। दोस्तों, इन कालों को चार चार भागों में बांटा गया है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और उसी प्रकार पास्ट टेंस को भी चार भागों में बांटा गया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर टेंस को भी चार भागों में बांटा गया है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, टेंस तीन प्रकार के हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और तीनों टेंस को चार चार भागों में बांटा गया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीखने वाले हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो पर एंड तक बने रहिए, जिससे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों, पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ते हो आए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य की संरचना करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए रहता है स्ट्रक्चर, या फिर इसको हम फॉर्मूला भी कह सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं स्ट्रक्चर को। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस या फिर ईएस लगता है, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, ये तो हो गया स्ट्रक्चर। अब हम समझते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? जैसे आई, आई का हिंदी होता है मैं, यू, जिसका हिंदी होता है तुम, आप। वी, जिसका हिंदी होता है हम। ही, जिसका हिंदी होता है वह। इसका प्रयोग हम लड़कों के लिए, पुरुष के लिए करते हैं। सी, जिसका हिंदी होता है वह। इसका प्रयोग हम लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए करते हैं। इट, जिसका हिंदी होता है यह। दे, जिसका हिंदी होता है वे। तो दोस्तों, ये तो है सब्जेक्ट। दोस्तों, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वर्ब में एस ई एस कैसे लगाएं। तो चलिए वो भी कंफ्यूजन दूर करते हैं। प्लीज़ आप वीडियो पर बने रहिए और इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जब हम आई, यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट से वाक्य बनाते हैं, तब हम वर्ब में एस या फिर ई एस नहीं लगाते, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो सवाल ये उठता है कि एस और ई एस कब लगता है। तो ध्यान दीजिए, ही, सी, इट, नेम सिंगुलर पर्सन से जब वाक्य बनाते हैं तब हम वर्ब में एस या फिर ई एस लगाते हैं। तो दोस्तों, अब दिमाग में ये बात आता है कि कौन से वर्ब के साथ एस लगेगा और कौन से वर्ब के साथ ई एस लगेगा। तो चलो ये कन्फ्यूज़न को भी हम दूर कर देते हैं। तो इसका रूल्स है, जब वर्ब के अंत में डबल एस, सी एच, एस एच, ओ और एक्स आए, तब वर्ब में ई एस लगता है। तो इसका एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। गो, जिसका हिंदी होता है जाना, यहाँ पर देखो आखिरी में ओ आया है तो यहाँ पर ई एस लगेगा। टीच, जिसका हिंदी होता है पढ़ाना, अब यहाँ पर देखिए आखिरी में सी एच आया है तो इसमें ई एस लगेगा। और वॉच, जिसका हिंदी होता है देखना, अब यहाँ पर देखो आखिरी में सी एच है तो यहाँ पर भी ई एस लगेगा। और वॉश, यहाँ पर देखो आखिरी में एस एच है तो यहाँ पर ई एस लगेगा। बाकी सभी वर्ब में एस लगता है। अब देखते हैं दूसरे रूल को। जब वर्ब के अंत में वाई और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में बदलकर ई एस लगता है। तो चलो इसको भी एग्जाम्पल्स में आपको बताता हूँ। जैसे क्राई, सी आर वाई, क्राई, यहाँ पर देखो वाई और उससे पहले कॉन्सोनेंट है आर, तो यहाँ पर वाई को आई में बदलकर ई एस जोड़ेंगे तो ये हो गया क्राइज।
और अब देखो ट्राई, TRY ट्राई। अब यहाँ पर भी देखो Y और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, मतलब R जो कि कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर भी Y को I में बदलकर ES जोड़ेंगे, तो ये हो गया ट्राई। फ्लाई, FLY फ्लाई। अब यहाँ पर देखो Y के पहले कॉन्सोनेंट L है, तो यहाँ पर भी Y को I में बदलेंगे और ES जोड़ देंगे, तो ये हुआ दूसरा रूल। अब देखते हैं हम तीसरा रूल्स। जब वर्ब के अंत में Y और उससे पहले वॉवेल हो तो Y के बाद S लगता है, जैसे से, SAY से, जिसका हिंदी होता है कहना। यहाँ पर देखो Y और उससे पहले वॉवेल, वॉवेल है A, तो यहाँ पर सिर्फ S लगेगा। अब यहाँ पर देखो Y और Y के पहले वॉवेल है E, तो यहाँ पर सिर्फ S लगेगा, ओबेस। प्ले, जिसका हिंदी होता है खेलना। अब यहाँ पर देखो Y और उससे पहले है वॉवेल, वॉवेल है A, तो यहाँ पर सिर्फ S लगेगा, तो ये हो जाएगा प्लेस। तो दोस्तों ये थे तीनों रूल्स। उम्मीद करता हूँ ये तीनों रूल्स आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो अब हम वाक्य बनाते हैं। तो वाक्य है गोपाल रोज स्कूल जाता है। चलो अब इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। गोपाल गोज टू स्कूल एवरी डे। दोस्तों यहाँ पर देखो गोपाल थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इस वजह से हमने गो का गोस किया है, क्योंकि रूल्स में है जब वर्ब के आखिरी में O, X, SH, SS, CH हो तो वर्ब में ES लगता है, इस वजह से हमने गो का गोस किए। मोहन पतंग उड़ाता है। तो चलो अब इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। मोहन फ्लाइज अ काइट। दोस्तों यहाँ पर देखो मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर है और रूल्स में हमें पता है कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर से वाक्य बनाते हैं और वर्ब के आखिरी में यदि Y हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो Y को I में बदलकर ES जोड़कर वाक्य बनाते हैं। तो हमारा सेंटेंस बना है मोहन फ्लाइज अ काइट। यहाँ पर Y को हमने I में बदलकर ES जोड़ दिया। राम क्रिकेट खेलता है। चलो अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। राम प्लेज क्रिकेट। दोस्तों यहाँ पर देखो राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है और हमें रूल्स में पता है कि जब वर्ब के अंत में Y हो और Y के पहले वॉवेल हो तो Y के बाद S लगता है, इस वजह से हमने S लगाया है। तो वाक्य हुआ है राम प्लेज क्रिकेट, मतलब राम क्रिकेट खेलता है। राधा पत्र लिखती है। अब चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। राधा राइट्स अ लेटर, मतलब राधा पत्र लिखती है। दोस्तों यहाँ पर देखो राधा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हमें पता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में S या फिर ES लगता है, इसलिए हमने वर्ब में S लगाया है। दोस्तों ये थे थर्ड पर्सन सिंगुलर से वाक्य। अब हम I, we, you, they प्लूरल से भी वाक्य बनाकर देखते हैं। तो वाक्य है मैं स्कूल जाता हूँ, तो इसका ट्रांसलेशन होगा I go to school। दोस्तों हमें मालूम है कि I, you, we, they और प्लूरल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इसलिए हमने गो लिखा है। वे क्रिकेट खेलते हैं। तो चलो अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। दे प्ले क्रिकेट। दोस्तों यहाँ पर देखो वे जो कि प्लूरल है, इस वजह से हमने प्ले का प्ले ही लिखा है, क्योंकि फॉर्मूले में है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। तो ट्रांसलेट हुआ दे प्ले क्रिकेट। हम रोज पतंग उड़ाते हैं। अब चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। वी फ्लाई अ काइट डेली या फिर एवरीडे। मैं पत्र लिखता हूँ। अब चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आई राइट अ लेटर, मतलब मैं पत्र लिखता हूँ। तो दोस्तों ये तो थे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब चलो हम नकारात्मक वाक्य को भी बनाना सीख लेते हैं। तो इसके लिए हमको चाहिए रहेगा स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर है सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आएगा डू या फिर डज, और उसके बाद आएगा नॉट, और उसके बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। दोस्तों आप लोग को तो पता है सब्जेक्ट क्या है, आई, यू, वी, दे प्लूरल और ही, सी, इट, नेम सिंगुलर, ये सारे सब्जेक्ट हैं। दोस्तों अब आपके दिमाग में यह बात आ रही होगी कि कौन सब्जेक्ट के साथ
डू लगेगा और कौन से सब्जेक्ट के साथ डस लगेगा। तो चलिए ये भी कन्फ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ। दोस्तों आई यू वी दे और प्लूरल के साथ डू लगता है और ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ डस लगता है। आओ वाक्य से और अच्छे से समझते हैं। गोपाल रोज स्कूल नहीं जाता। अब चलो दोस्तों इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखो सब्जेक्ट है गोपाल और गोपाल है थर्ड पर्सन सिंगुलर और हमें पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन होगा गोपाल डज नॉट गो टू स्कूल डेली, मतलब गोपाल रोज स्कूल नहीं जाता। दोस्तों इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं गोपाल डजंट गो टू स्कूल डेली। दोस्तों ये दोनों सही हैं, आपको जो अच्छे से बोलते बने आप दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। मैं चाय नहीं पीता। अब चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखो मैं का होता है आई और हमें पता है आई यू वी दे के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। तो चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आई डू नॉट टेक टी, मतलब मैं चाय नहीं पीता। दोस्तों आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आई डोंट टेक टी, मतलब मैं चाय नहीं पीता। चलो दोस्तों अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनाते हैं इससे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है, चलो उसको भी एक नज़र देख लेते हैं। सबसे पहले आता है डू या फिर डस, ये आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और उसके बाद आता है सब और उसके बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। दोस्तों यदि सब्जेक्ट आई यू वी दे प्लूरल है तो डू लगेगा और यदि सब्जेक्ट ही सी इट नेम सिंगुलर है तो डस लगता है। तो चलो वाक्य के माध्यम से इसको और अच्छे से समझते हैं। तो वाक्य है क्या वे पढ़ते हैं। अब चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखो सब्जेक्ट है वे, तो हमें पता है आई यू वी दे के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन होगा डू दे रीड, मतलब क्या वे पढ़ते हैं। क्या गाय घास खाती है। अब चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखो सब्जेक्ट है गाय और गाय सिंगुलर है, मतलब एक है। तो यहाँ पर हम डस का प्रयोग करेंगे। डस द काउ ईट ग्रास, मतलब क्या गाय घास खाती है। चलिए दोस्तों अब कुछ हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी बनाना सीखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आता है डू या फिर डस, ये आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट और उसके बाद आता है नॉट और उसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उसका भी स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ। डोंट या फिर डजंट, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो चलो वाक्य के माध्यम से इस स्ट्रक्चर को और अच्छे से समझते हैं। तो वाक्य है क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं। तो चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। डू यू नॉट नो इंग्लिश, मतलब क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं। दोस्तों इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं डोंट यू नो इंग्लिश, मतलब क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं। क्या सीता गाना नहीं गाती है। अब चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। डज सीता नॉट सिंग अ सॉन्ग, मतलब क्या सीता गाना नहीं गाती है। दोस्तों इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं डजन सीता सिंग अ सॉन्ग, मतलब क्या सीता गाना नहीं गाती है। चलिए दोस्तों अब हम WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनाना सीखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आता है WH, उसके बाद आएगा डू या फिर डस, ये आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट और उसके बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो चलो वाक्य के माध्यम से इसको और अच्छे से समझते हैं। तो वाक्य है आप कहाँ रहते हो। दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर WH है कहाँ, तो कहाँ के लिए हम यूज करते हैं वेयर। तो सबसे पहले हमने लिख दिया वेयर, उसके बाद फिर यहाँ पर देखो सब्जेक्ट है आप, जिसको इंग्लिश में हम लोग यू कहते हैं, और आई यू वी दे प्लूरल के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। तो
यहाँ पर आएगा डू और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है यू और उसके बाद फिर वर्ब। तो हमारा इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ वेयर डू यू लिव, मतलब आप कहाँ रहते हो। सीता क्या खाती है। चलो दोस्तों इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। दोस्तों इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले आपको एक वाक्य और बताता हूँ। क्या सीता, दोस्तों यहाँ पर पहले सेंटेंस में देखो सीता क्या खाती है, यहाँ पर क्या वाक्य के अंदर है, तो यहाँ पर हम WH का प्रयोग करेंगे, मतलब क्या के लिए हम व्हाट का प्रयोग करेंगे। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा व्हाट डज सीता ईट, मतलब सीता क्या खाती है। दोस्तों दूसरे वाक्य में देखो क्या सीता खाती है, यहाँ पर क्या वाक्य के पहले है, तो यहाँ पर हम डज का प्रयोग करेंगे। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा डज सीता ईट, मतलब क्या सीता खाती है। आइए अब हम WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव वाक्य भी बनाना सीखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आएगा WH, उसके बाद आता है डू या फिर डज, ये आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद आता है नॉट, और उसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और दोस्तों इसका एक स्ट्रक्चर ऐसा भी है, सबसे पहले आएगा WH और उसके बाद आएगा डोंट या फिर डजंट, और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क। तो वाक्य है सीता गाना क्यों नहीं गाती है। दोस्तों यहाँ पर देखो WH है क्यों, और क्यों के लिए हम यूज करते हैं वाई, और यहाँ पर देखो सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पर आएगा डज, और सब्जेक्ट है सीता, तो यहाँ पर आ जाएगा सीता, और उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद क्रिया है गाना, तो गाना के लिए हो जाएगा सिंग अ सॉन्ग, मतलब वाई डज सीता नॉट सिंग अ सॉन्ग, मतलब सीता गाना क्यों नहीं गाती है। दोस्तों इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं वाई डजंट सीता सिंग अ सॉन्ग, मतलब सीता गाना क्यों नहीं गाती है। तुम क्यों नहीं पढ़ते हो। दोस्तों यहाँ पर देखो WH है क्यों, और क्यों के लिए हम प्रयोग करते हैं वाई, और यहाँ पर सब्जेक्ट है तुम, और तुम के लिए हम प्रयोग करते हैं यू को, और यू के लिए हम डू का प्रयोग करते हैं। तो वाई डू यू नॉट रीड, मतलब तुम क्यों नहीं पढ़ते हो। दोस्तों इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं वाई डोंट यू रीड, मतलब तुम क्यों नहीं पढ़ते हो। तो दोस्तों ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस, और इसी से निगेटिव सेंटेंस, और इसी से इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसी से इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, और इसी से WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसी से WH इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाना अच्छे से सीख गए होंगे। दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर समय पर मिलती रहेंगी।